जाहिदा ने पूछा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के बिना कनाडा आ सकती हूँ अपने और क्या मैं डॉक्यूमेंट्स लगा दूँ विदाउट हस्बैंड। तो लिखा हुआ है कि आईलेट्स चाहिए जब विजिट वीजा से वर्क परमिट कन्वर्ट कराना हो तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी था कि एक पर्सन ये कह रहे थे कि मैं 1.5 लाख सैलरी ले रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब में। जब मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ा ना तो मुझे लगा कि 1.5 लाख सैलरी गवर्नमेंट जॉब में ले रहे हैं इंडिया में, पैसा ही मेरा मेन मोटिव है, तो फिर 1.5 लाख क्या अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो तो वहीं बैठे रहो। इंडिया से कनाडा वर्क परमिट पे एजेंट भेजता है तो बताइए कि वो इतना मांग रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो अभी नेक्स्ट वीडियो है वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन रहेगा और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बट मैं एक ब्रीफ में आंसर तो दे देती हूँ, लेकिन डिटेल जैसे आपको पता ही है मेरी आदत ही है, मैं डिटेल में बताती हूँ और वो बताने का मकसद यही होता है कि ताकि आप अच्छी तरह उसकी नॉलेज ले सको। मेरे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं मेरे वीडियोस और कमेंट्स आते हैं और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे आप सभी की जो जर्नी है वो इजी हो जाए और आप इजीली यहाँ पर आ जाएं। और यहाँ पर जो भी स्ट्रगल देखो वो तो सबके साथ ही रहता है, बट मैंने आपको बताया ना कि जो भी मैं आंसर कर रही हूँ वो मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग है, मेरे सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। आपके क्या सर्कमस्टेंसेस है वो आपने डिसाइड करना है। तो मैं बिना देर किए हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ। मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि जाहिदा ने पूछा हुआ है कि मैं अपने हस्बैंड के बिना कनाडा आ सकती हूँ अपने और क्या मैं डॉक्यूमेंट्स लगा दूं विदाउट हस्बैंड, अपने किड्स को कनाडा ला सकती हूँ, ये लिखा हुआ है। तो देखो मैंने आपको वही बताया कि कनाडा कंट्री बहुत ड्रीम कंट्री है कईयों के लिए और है भी वो, बट अकेले स्ट्रगल करना उसके साथ बहुत सारे स्ट्रगल चलते हैं। मैंने आपको बताया ना इंडिया में ट्रांसपोर्ट वेदर ये चीज़ें बहुत इजी हैं। आप कहीं पर मकान किराए पे लेके आप नौकरी ढूंढने जा सकती हैं, आप हाउस हेल्प रख सकती हैं, बट बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको कौन संभालेगा पीछे से। अगर आप अकेली हैं आप नौकरी के लिए जाती हैं तो बच्चों को कौन संभालेगा। अगेन वही चीज़ आ गई, अगर बच्चे बड़े हैं तो वो स्कूल में जा सकते हैं बट जब तक आपका कुछ वर्क परमिट वगैरह नहीं आ सकता, पूरी चीज़ पे आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती। वर्क परमिट आ जाता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे आराम से, बस सर्विस फ्री है, स्कूलिंग बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी नहीं लगता और या इवन लैपटॉप मिलता है और हर फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। बट विदाउट हस्बैंड देखो जो हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं ना वो दोनों ही 50-50% अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करें तो तभी लाइफ इजी चल सकती है। अब अभी जो टाइम आ रहा है तो हम सोचते हैं कि नहीं लेडी सब कुछ कर सकती है, नहीं आदमी के बगैर गुजारा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को साथ चलना पड़ता है। हाँ आदमी फिर भी क्या होता है कि वो बाहर जाकर जॉब ढूंढ के इधर उधर धक्के खा के फिर भी आ सकते हैं। लेडीज को क्या होता है कि लेडीज बच्चों के साथ जुड़ी होती हैं तो उनको अपने बच्चे को भी देखना पड़ता है क्योंकि बच्चे इमोशनली अटैच होते हैं, पैदा तो उन्होंने किया है, तो वो उसका स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाता है कि उसको ज्यादा वो करना पड़ता है एज कम्पेयर टू हस्बैंड। बट हस्बैंड के बगैर वो आपके अपने गर्स आपका लो कर रहे हैं, आपका यहाँ पर फैमिली सपोर्ट कितना है, आपके फ्रेंड्स रह रहे हैं जो आपको रख लेंगे। इनिशियल स्ट्रगल तो काफी है कि आपको पहले घर ढूंढना है, फिर बच्चों को कहाँ रखोगे पीछे। यहाँ पर ये भी रूल है कि आप बच्चों को छोटे बच्चों को घर नहीं छोड़ सकते अकेला, ये भी रूल है। तो यहाँ बहुत कड़े रूल हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। और यहाँ कार के बगैर गुजारा नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको कार सीखनी होगी और टूरिस्ट वीजा पे आप कार भी सीख सकते हो, G1 लाइसेंस ले सकते हो, G2 ले सकते हो। अगेन वहां भी बहुत सारे ग्लिच हैं, वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी आपको। तो वो सारी चीजों के लिए प्रिपेयर होके आए। अगर आप उसके लिए रेडी हैं, आपके पास कुछ दिख रहा है कि हाँ मेरे को जॉब मिल जाएगी और वर्क परमिट आ जाएगा जो 4-5 महीने बाद, अगर वो स्ट्रगल आपको दिख रहा है, कुछ प्लानिंग है आपके माइंड में, तो आप आ सकती हैं। बट हाँ ये है कि टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना इज नॉट इजी टास्क। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि जितनी साल लोग कनाडा में उतना इंडिया में भी कमा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई थिंक इफ यू वांट टू अर्न मनी ओनली गोइंग टू यूएस इज द ओनली ऑप्शन। अपने अपने विचार हैं, कई लोग कह रहे हैं कि यूएस जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वही ना, अपना स्टेट ऑफ माइंड है, आपको क्या देखना है। यूएस में मेरी सिस्टर रहती है, ग्रीन कार्ड मिलते मिलते उनको 10-15 साल लग गए और सिटीजनशिप में मतलब 18-19 साल लग गए। तो जब तक पीआर सिटीजनशिप नहीं मिलती है तब तक बहुत सारी मुश्किलें हैं। और कनाडा में ऐसा नहीं होता, कनाडा में 1 साल में भी पीआर मिल जाती है और 1 महीने में भी मिल जाती है। तो जल्दी पीआर मिल जाती है तो जल्दी फैसिलिटीज होती हैं। तो यूएस और कनाडा में कुछ खास फर्क नहीं है, डॉलर की वैल्यू में फर्क है, लाइफस्टाइल में खास फर्क नहीं है, और यहाँ एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मैम मैं टूरिस्ट वीजा पर वर्क वीजा
बंद हो गया है, प्लीज अप्लाई मैम। टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट बंद नहीं हुआ, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हैं जिसमें बंद हो गया है। जैसे जो मैंने कैटेगरी अप्लाई की थी ना, केयर गिवर, जहां तक मेरा ख्याल है अप्रैल में उसमें बंद हुआ था, बट वो दोबारा कोई ना कोई रूल आ जाता है और उस पर आप नजर रखो, आप किसी और स्ट्रीम में आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लोगों ने अप्रिशिएट भी किया हुआ है, तो वो भी बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि आइलेट्स चाहिए जब विजिट वीजा से वर्क परमिट कन्वर्ट कराना हो। तो देखो, वर्क परमिट करवाने के लिए तो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन पीआर के लिए रहती है। अब मेरे हस्बैंड इसमें लकी रहे, क्योंकि पीआर की जब मैंने फाइल लगाई तो मैं प्राइमरी एप्लीकेंट हूँ, मेरे हस्बैंड डिपेंडेंट है, बच्चा भी डिपेंडेंट है, तो उन दोनों को आइलेट्स की जरूरत नहीं थी, मेरे को थी, और मैंने आइलेट्स का पेपर दिया था, तो तभी पीआर की फाइल लगी है। और पीआर की फाइल लगाने के लिए आपको उस चीज की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि ऑलरेडी वर्किंग एज सीनियर अकाउंटेंट इन ओमान, प्लीज एड फ्लोइंग वेरी रियली गुड टू नो एफर्ट। हाँ, अगर आप किसी कंट्री में अच्छी पोजीशन पे हैं, उस कंट्री का तो आपको ही पता होगा कि वहाँ की क्या कंडीशंस हैं, क्या हैं, और आपके हालात क्या हैं यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि एक पर्सन ये कह रहे थे कि मैं 1.5 लाख सैलरी ले रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब में। जब मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि 1.5 लाख सैलरी गवर्नमेंट जॉब में ले रहे हैं इंडिया में। देखो, वही बात है ना, पर्पस की बात है। अगर उन्होंने ये ठान लिया ना कि मेरे को एक पोल्यूशन फ्री कंट्री में आना है, तो वो 1.5 लाख से 50,000 पे भी आएंगे कनाडा में, क्योंकि उनको एक पोल्यूशन फ्री कंट्री मिल रही है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, वो 4-5 चीजें उनके माइंड में अगर हैं, वो उनको पर्पस लग रहा है। एक अच्छी कंट्री में घूमेंगे, एक ब्यूटीफुल कंट्री में, जहां पर आपको हर 20 मिनट के रास्ते पे नजारे ही नजारे हैं। छोड़ो, आप बाहर गली से निकलोगे तब भी नजारे हैं, अच्छी कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल मतलब कंट्री है। तो उसमें अगर आना चाहते हो, वो मेन पर्पस है, तो आपको 1.5 लाख 2 लाख सैलरी कुछ नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, पैसा ही मेरा मेन मोटिव है, तो फिर 1.5 लाख क्या, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो तो वहीं बैठे रहो, आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने फिर 12 मैसेज किया कि मेरी वाइफ वहां पर वर्क परमिट पे है और वो नर्सिंग फील्ड में है और वो $22 पर आवर ले रहे हैं। दैट्स एक्सीलेंट थिंग। अगर उनकी वाइफ नर्सिंग में है, नर्सिंग मेन यहाँ पर जो नंबर 1 वो चल रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग डिमांडिंग, तो जो नंबर 1 कैटेगरीज चल रही है उनमें नर्सिंग भी आती है। और अगर वाइफ वर्क परमिट पे सेटल्ड है, तो हस्बैंड आराम से यहाँ पर आ सकता है और वो भी जॉब ढूंढ सकता है। जब दोनों जॉब कर रहे होंगे, एक भी जॉब कर रहा है अभी नर्सिंग पे और उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, हस्बैंड थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके 3-4-5 साल बाद सेटल हो ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में है पीछे से, तो तब कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बट पीआर मिलने में 2 या 3 साल लग जाएंगे। तो आप लोग कंडीशंस देखनी है ना। अब एक हस्बैंड ये कह रहा है कि मेरी वाइफ आ गई है, वो जैसे मैं केयर गिवर कैटेगरी हूँ, यहाँ पर इतनी सैलरीज नहीं होती हैं, तो मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उनका वर्क परमिट लग गया। अगर एक बंदा भी ढंग से कमा रहा है ना, तो आप 3-4 साल 5 साल में सेटल हो ही जाओगे। बट दोनों को अगर स्ट्रगल करना पड़ा है, जॉब ही नहीं है और वो सब चीजें, शुरू में तो देखो स्ट्रगल रहेगा, बट वो नर्सिंग में है तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उनको मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, कंट्री बहुत सुंदर है। अगेन पर्पस की बात है, उनका पर्पस क्या है आने का, ठीक है। इंडिया से कनाडा वर्क परमिट पे एजेंट भेजता है, तो बताइए कि वो इतना मांग रहा है। देखो, एजेंट बहुत सारे हैं, वो आपको खुद वेरीफाई करना है। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको फ्री मतलब फ्री कह रही हूँ कि फ्री एडवाइस देंगे और वो कहेंगे कि जी मैं इतना चार्ज करता हूँ, और एजेंट करते भी हैं चार्ज। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, वो इलीगल है, वैसे करते हैं वो अपना कमीशन देखते हैं बीच में। यहाँ एम्प्लॉयर बहुत हैं, आपको नौकरी देने वाले बहुत हैं, वो आपको डिसाइड करना है आपको करना है कि नहीं करना, टोटली अप टू यू। अब अगला क्वेश्चन है सिमिलर बट डाउटफुल फ्रॉड। वो कह रहे हैं कि मैं किसी को पैसे एडवांस में दे दूं, मेरे को डाउट है कि मेरे से कोई कंसल्टेंट मांग रहा है। तो मैंने वही कहा ना, वो अप टू यू, आपको वेरीफाई करना है। वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकती बिल्कुल भी, और ना मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहती हूँ, है ना। तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ यहाँ पे और मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं 5,000 ले रहा हूँ, 10,000 ले रहा हूँ, 20,000 ले रहा हूँ, मेरे को आने के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि आप सारे पहले तो पर्पस देखो, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपके शादीशुदा हो तो आपके बच्चे कितने छोटे हैं, आगे आपके पेरेंट्स की क्या कंडीशन है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्योंकि यहाँ पर आके अगर आप वर्क परमिट से टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट कराते हो तो उसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल है और खर्चा भी है, क्योंकि आपको कम से कम 10 से 20 लाख का बजट लेकर आना पड़ता है और नौकरी ढूंढनी पड़ती है। वो आगे आपका मेहनत और आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलती है नहीं मिलती। फिर आगे पीछे से सर्कमस्टेंसेस कैसे होते हैं, चेंजेस। मैंने आपको बताया ना अभी प्रीवियस वीडियो में, मेरे हस्बैंड को जाना पड़ गया। वो शुक्र है कि उस टाइम शायद मेरा आना लिखा हुआ था और वो नहीं हो पाया।
तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि मैं गाड़ी ले सकता हूँ टूरिस्ट वीजा पे। यस, मैं आपको बताती हूँ कि आप आओ ना, आते सार आप जीवन लाइसेंस को अप्लाई करो। जीवन लाइसेंस कुछ नहीं है, एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। सर्विस इन ओंटारियो में रहती हूँ, सर्विस ओंटारियो सेंटर बने होते हैं, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर अपना पेपर बुक करना है और वो पेपर दे देना है। तो शायद $40 उसकी होती है, फीस होती है, उसमें आपका पेपर हो जाता है। अभी तो मेरे को याद भी नहीं है। जीवन सिर्फ रिटन टेस्ट होता है जो मैंने भी दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर हो गया था। अगर उसी टाइम आपका क्लियर नहीं होता तो आप उसको उनको $10 दे के दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हो। बड़ा इजी पेपर होता है, उसकी PDF फाइल मैंने एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस पर डिटेल वो देख सकते हो। और टूरिस्ट वीजा पे आप G1, फिर उसके बाद G2 होता है। G2 में आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, बट G1 से G2 आने के लिए या तो आपका इंडिया में या बैक कंट्री में आपके पास एक्सट्रैक्ट होना चाहिए 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस का। जैसे मेरे हस्बैंड के पास था तो एकदम ही उनको G2 मिल गया था, बट मेरे पास नहीं था, इसलिए मेरे को 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो अब मैं G2 ले सकती हूँ और G2 के बाद आप गाड़ी चला सकते हो, बट आपके पास फुल लाइसेंस नहीं होता। फुल लाइसेंस G होता है, जो कि मेरे हस्बैंड ने ले लिया था। उसके बाद G2 के बाद G लिया था, क्योंकि G में ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, आप हाईवे पे रन कर सकते हो, दूर जा सकते हो कहीं, ठीक है। तो ये लाइसेंस होता है जो टूरिस्ट वीजा पे मिल जाता है। तो ये काम हमने किए हुए हैं उस पर भी। और G लाइसेंस के बाद आप अपनी गाड़ी भी ले सकते हो। वही बात है ना, ये चीजें आपको खुद प्लानिंग करनी है। हमने सोचा हुआ था कि हम गाड़ी ले लेंगे कैश में 8 लाख में, 9 लाख में। फेसबुक मार्केट से ही ढूंढा बंदे को, फिर उबर करके वहां तक गए, और जहां जहां जाना है आपको उबर करनी है 45। और सबसे बड़ी बात, जब आप कार सीखते हो ना, तो ये मेरी एक टिप है कि आप ना अपना कोई फ्रेंड सर्कल या कोई कजन या कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो कि आपको कार सिखा सके, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है उनकी फीस बहुत ज्यादा है। $50 होती है, 40-50 नेगोशिएट करके 40-50 होती है, कहीं 30 भी ले रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि आपकी जेब अभी कमाई शुरू नहीं हुई और आपको 3000 सिर्फ 1 घंटे के देने हैं। 1 घंटा वो सिखाने का लेता है और $50 ले जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे खर्चे हैं। आपको जब सर्विस ओंटारियो जाना होता है तब भी आपको $45 की उबर करके जाना है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सारे बड़े सारे खर्चे लेके चलने पड़ते हैं। तो आप कार जब सीखते हो, हमें पता है हमारा कितना स्ट्रगल था। हमने टीवी चला चला के, मेरे हस्बैंड ने क्लासेस ली और सीखा, रूट सीखे भी, इस रूट पे मेरे को चलानी है। और फिर इतने घबराए हुए थे, और एंड में जब G क्लियर हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे कि गाड़ी सीखना और गाड़ी चलाना, क्योंकि गाड़ी के बगैर कुछ नहीं होता। तो टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट करवाना कोई एक आसान काम नहीं है। और कई PR होल्डर भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया ना, PR होल्डर को गवर्नमेंट बहुत वो करती है, बट उनका भी बहुत स्ट्रगल है। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो सस्कैचुअन में आई है, तो वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है। तो हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया, उसने बहुत स्ट्रगल किया और जॉब मिली, उनको मिली जॉब, बट लाइफ इतनी इजी नहीं है, आगे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है PR वालों को भी, ठीक है। और अभी एक और मैसेज आया हुआ कि मैं विजिटर वीजा पे आ जाऊं और मैं अनमैरिड हूं, तो आ सकते हो आप स्ट्रगल करो, यहाँ पर खर्चा करो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे साथ ही एक और पर्सन आए हुए थे यहाँ पे, सेम मेरे से ही, उन्होंने मेरे जैसे ही कन्वर्ट करवाया, बट उनकी वाइफ सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई यहाँ पर और उनको जाना पड़ गया इंडिया, क्योंकि यहाँ उनकी मदर का विजिटर वीजा नहीं लगा, तो उनको वापस जाना पड़ा इंडिया। 8 लाख की टिकटें लगी उनकी 3 बंदों की, और वाइफ की डिलीवरी हुई, फिर वहाँ बच्चे को अभी रखा है उन्होंने और वापस आए हैं, वर्क परमिट है उनके पास। तो 3-4 महीने के बाद फिर वो उनको वाइफ को बुला लेंगे। तो ये सभी स्ट्रगल्स चलते रहते हैं। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो क्वेश्चन आंसर यही थे, लगभग यही थे। मैंने आपको बताया ना, ये आपकी अपनी रिसर्च, आपकी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, तो आपको अपने आप डिसीजन लेना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसा सेशन लेके आती रहूंगी। इससे अगला जो वीडियो है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि इमिग्रेशन जब मेरी हुई थी तो इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर कनाडा जर्नी। और आई होप कि आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, जैसे भी मैंने बताया कि विश्वास पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच।